चलिए, ये नवंबर मंथ का ये इकोनॉमी सेक्शन है, यहीं से हमें स्टार्ट करना है। शिवांगी जी, गुड इवनिंग। चलिए, यहाँ से हमें ये इकोनॉमी था नवंबर मंथ का, तो आप लोग नवंबर मंथ का जो बुकलेट है वो लेके बैठिएगा। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी देखते हैं कितना हो पाता है, ठीक है। बट रफली कुछ चीजें थोड़ी स्पीड चलेंगी, समझना होगा आपको कि 3-4 दिन में, जो भी ये 3 दिन नॉट 4 दिन, 4 डेज में नहीं हो पाएगा ये, और पहले ही खत्म करना होगा इसको, ठीक है। इकोनॉमी के प्रश्नों को इतना तो पता चल गया होगा कि आप इकोनॉमी का, क्योंकि ये मेंस का पार्ट हो रहा है, प्रीलिम्स का नहीं, प्रीलिम्स का हम अलग से करेंगे, वो नवंबर मंथ से होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग है हमारा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इसको आगे करते हैं, कंटिन्यू। चलिए, विजिबल है सभी के पास, सभी लोग अपना अपना वो लेके बैठिएगा। शिवांगी जी एंड बाकी लोग भी हैं, 3 लोग ही हैं, ओके, वेरी गुड। अच्छा, सब लोग लेट आएंगे, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो उनका छूटेगा तो क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए, बड़े व्यापार समझौते का महत्व, ठीक है, टॉपिक है हमारा। अब सवाल है कि ये क्वेश्चन आएगा कैसे। मेन बात ये है, हमें पहले ये समझना होगा किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में बना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं तो एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मेन सा क्वेश्चन नहीं दिया गया इसमें। चलिए, देखिए, इसमें मेंस के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, ठीक। चलिए, आप लोगों को फैक्ट शीट भी दी गई है। फैक्ट शीट में आपको क्या करना है, जैसे कि पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्यापार समझौता जो है ये भारत के लिए क्यों जरूरी है, और क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा यूपीएससी में, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो संगठन है, आरसीईपी, सीपीटीटीपी, ये सब व्यापार समझौता है। तो भारत, बेसिकली नीति आयोग ने कहा था कि भाई भारत को इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो व्यापार समझौता है उससे बचने की सलाह दी थी। सॉरी, बचने की नहीं, शामिल होने की सलाह दी थी, बचने की नहीं, ताकि हमें बड़े बड़े जो जिसमें मल्टीपल्स नेशन जो है वो शामिल होंगे, तो हमारा ट्रेड एक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आरसीईपी क्या है, ये बेसिकली रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जिसमें 10 आसियान के सदस्य हैं, 10 देश, आसियान वाले सदस्य तो है ही इसमें, यानी आसियान के देश पूरे हो गए, जिन जो 10 टोटल ऑर्गेनाइजेशन इसके 10 है, और 5 मुक्त व्यापार भागीदार, जिसमें 5 ये मुक्त व्यापार भागीदार कौन है, ये प्री का मैटर था, ठीक है। तो ये फैक्चुअल है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरह के जो व्यापार समझौते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक उच्च गुणवत्ता वाला आर्थिक भागीदार समझौता बनाना। भारत 2019 में से बाहर हो गया था, लेकिन अगर हम ये कितना बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है या व्यापार ट्रेड का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसको अगर ऐसे समझे तो ये टोटल वैश्विक भागीदारी का 30%, जीडीपी का लगभग 1/3 जो आबादी है इसमें शामिल है। तो हम इसको सीधे तौर पे खारिज नहीं कर सकते, एक बड़ा मार्केट भी है, ठीक है। वैसे ही भारत का जो व्यापार है, ट्रेड बैलेंस जो है वो चाइना की तरफ टिल्ट है। हमारा एक नया मार्केट अगर खुल जाता है तो और ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें इसके मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं टीपीपी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, फुल फॉर्म। ये सब आरओ पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में नहीं पूछेगा, बट जो लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये सब फ्री का चीज है। फुल फॉर्म, कितने देश वगैरह हैं इसमें शामिल है, ये सब चीजें पूछी जाती रही है। तो जिनको घटना सार वगैरह देखना है वो खरीद के पढ़ लीजिएगा, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 मैंने जो पार्ट 1
बहुत पहले आया था। पार्ट 2 अभी मार्केट में आया हुआ है, आप उसको लेकर पढ़ सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स, यूपीपीसीएस। ठीक है, चलिए। तो ये मोटी मोटी चीजें हमने समझ ली। अब जरा सा ये देख लेते हैं, इसमें कौन शामिल हुआ नहीं हुआ है उससे हमें मतलब नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि प्रीलिम्स में हमें फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है मेंस में कि भैया हम अगर भारत शामिल होता है तो भारत शामिल होने से क्या होगा, बड़े व्यापार समझौते में शामिल होने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो एक जो ग्लोबल वैल्यू चेन जो है का इंटीग्रेशन होगा, यानी भारतीय उद्योगों के लिए कच्चे माल और उत्पादकों का आसान से हम आयात कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे। एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत में एमएसएमई का जो रोल है वो 40% अकेला ये कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा तो टैरिफ घटने से निवेश बढ़ेगा। पॉसिबिलिटी है कि आरसीईपी से जुड़ने से भारत को 2030 तक $60 बिलियन का लाभ हो सकता है। ठीक है शिवांगी जी, चलिए। अच्छा, अब डबल हो गए, 6 लोग हो गए, ठीक है, पर अभी भी बहुत सारे लोग गायब हैं। चलिए, अब इसकी रणनीतिक महत्व पे बात कर लेते हैं, जो यूपीएससी का पेट। अगर आप लोगों ने अभी तक यूपीएससी के प्रश्नों को देखा होगा तो उसमें बार बार रणनीतिक रणनीतिक शब्द देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो रणनीतिक क्या है, तो आरसीईपी अगर ये मार्केट खोल रहा है तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे, एक्ट ईस्ट ईस्ट पॉलिसी के से उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। सीपीटीटीपी जो है, इससे भी भारत को ऑब्वियस है, जैसे कि क्वाड की अगर हम बात करें तो क्वाड तो हमारा आईआर पे हो गया, लेकिन इस तरह के संगठन से अगर हम जुड़ाव होता है तो कहीं ना कहीं, जैसे आप ऐसे समझिए कि भाई मैंने किसी मार्केट में जाकर एक छोटी सी दुकान खोली तो आसपास के दुकान वालों से भी मेरी, भले मेरी दुकान डिफरेंट दुकान होगी, मतलब डिफरेंट आइटम की शॉप होगी, लेकिन फिर भी जैसे ज्वेलरी का मार्केट है, बट ज्वेलरी मार्केट के आसपास भी बहुत सारे शॉप खुले हुए होते हैं, और ऐसा नहीं कि उन मार्केट बाकी शॉपकीपर से उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता, होता है बिल्कुल। ठीक है, तो उसी तरह से फॉरेन पॉलिसी को अगर हम लेन देन का व्यवहार करेंगे तभी तो हम फॉरेन पॉलिसी भी अपनी बातों को, अपने कंसर्न को वहां तक लेके जा सकते हैं, उनके मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रणनीतिक लाभ तो होगा। रणनीतिक का मतलब क्या है, फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म में होगा, है ना, शॉर्ट टर्म नहीं। तो इसके मार्ग में आने वाले चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई व्यापार घाटा बढ़ने का एक जोखिम, यानी प्रोज भी हो गया, बेनिफिट तो होगा, लेकिन कुछ डाउट भी है, कुछ जोखिम भी है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना के साथ हमारा $85 बिलियन का घाटा, व्यापारिक घाटा, ट्रेड डेफिसिट तो है ऑलरेडी। भारत के 13 जो आरसीपी सदस्य से पहले ही एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है हमारा, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए ऐसा भी नहीं है, चाइना और न्यूजीलैंड को छोड़ दिया जाए तो इसके लिए हमें कुछ कठोर प्रावधान भी लाने पड़ेंगे। क्यों कठोर, क्योंकि अब प्रॉब्लम कहां पे, टैक्सेशन और विवाद समाधान जो निपटान है उसके समझौते के सख्त नियम भारत के अनुरूप नहीं माने जाते, यानी भारत को अपना मार्केट और खोलना पड़ेगा। जैसे कि अमेरिकन कंपनियां जो हैं वो बहुत ज्यादा चिल्ला चोट कर रही है कि भैया अपना डेयरी जो मार्केट है वो खोल दीजिए, तो हमारे इंडिजीनियस कहाँ जाएंगे। अगर जैसे डब्ल्यूटीओ में जो विकसित देश है वो बार बार दबाव डालते हैं भारत में कि आप अपने खाद्यान्न वाला जो मार्केट है, फूड वाला, उसको खोल दीजिए, यानी और खोल नहीं दीजिए, आपका माल, भारत का माल सस्ता है और उनका माल महंगा मिल रहा है, तो ऐसा है कि आप सब्सिडी दे रहे हैं इसलिए वो सस्ता बेच पा रहे हैं, तो सब्सिडी देना बंद कर दीजिए तो इनको भी महंगा बेचना पड़ेगा। भारत इसके लिए तैयार नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो एक अनुचित प्रतिस्पर्धा, यानी एक हाथी और चूहे के बीच का कंपटीशन, इस तरह से भी हो सकता है। मैंने आपको बताया डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है,
तो हम ये मार्केट क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो भी प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन बेस्ड है, तो हमें बाहर से मंगाने की जरूरत पड़ ही नहीं रही, तो हम क्यों खोलें भाई? हमारे जो छोटे जो कारोबारी हैं फिर उनका क्या होगा? तो स्थानीय उद्योगों पर इसका प्रभाव क्या होने वाला है? श्रम और पर्यावरण के प्रावधान जो है भारतीय उद्योग में वृद्धि को रोक सकते हैं, क्योंकि उनके वो सिर्फ नॉर्म्स भी लेके आएंगे, अपने सिर्फ प्रोडक्ट तो लेके आएंगे नहीं, नॉर्म्स भी लेके आएंगे, और नॉर्म्स लेके आएंगे तो क्या होगा? समस्याएं और गंभीर कर देगा। जैसे कि भाई बच्चों से काम नहीं होना चाहिए, ग्लव्स पहन के ही दूध निकाला जाना चाहिए, दूध में फैट की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 तरह के नॉर्म्स अब जो उनके देश में लागू है वो अपना डम कर देंगे, और हमने चूंकि साइन कर रखा होगा तो हमें भी ये फॉलो करना पड़ जाएगा। ज्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, मतलब वो अमेरिकन समोसा, मैं आपको एकदम क्लियर कट लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अमेरिकन समोसा आ गया है यहाँ पे, ऑयल फ्री है, पता नहीं 10 तरह के नॉर्म्स है उसमें, ठीक है। माना कि हमारा समोसा में ऑयल ज्यादा है, बहुत सारी ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, बट हमारा टेस्ट अलग है, उनका टेस्ट अलग है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, हमारी अलग है। समझ रहे हैं बात को? तो अब वो अपना नॉर्म्स लेके आएंगे तो हमारे उद्योग को, जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका ने बहुत सारे चाइनीज कंपनियों पे ये कर दिया था, क्योंकि नाइकी और रिबॉक पहले वो आते हैं, वही अंग्रेजों वाला, इतिहास में जाइए पीछे जाके देखिए कि भाई पहले सस्ता माल बेच के आपको पूरे मार्केट पे कैप्चर करो, फिर अपने माल को महंगा कर दो, क्योंकि उसके कंपटीशन में खड़ा होने के लिए दूसरा कोई तैयार नहीं या कैपेबल ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या किया जा सकता है? तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए सबसे पहले हमें लागत लाभ का विश्लेषण करना पड़ेगा, कॉस्ट बेनिफिट। टैरिफ बाधाओं को कम करना होगा ताकि हम कंपटीशन में भी बने रहे, तो प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना होगा, कंपटीशन को बढ़ाना होगा। संघर्ष समाधान, भारत के हितों के अनुकूल समझौते पर बातचीत करना होगा, हमें अपने शर्तों पर बातचीत करनी पड़ेगी। और आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक उत्पादन लक्ष्य से मेल खाना, मतलब उसको अलाइनमेंट करना जरूरी है लॉन्ग टर्म में, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब आप समझिए मैं इसका क्वेश्चन आप लोगों को बना के अभी शेयर कर दूंगा। पहले ये समझने की जरूरत है, डायरेक्ट इससे सवाल नहीं बनेगा, ये आपका रॉ मटेरियल है। तो मैंने आप लोगों को कहा भी है कि प्री प्री जहां लिखवा दो, मेंस मेंस वाले पॉइंट में जहां जहां प्री है उसको आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। फैक्ट शीट मैंने ऑलरेडी दे दिया है, 1 साल का है वो पूरा, बाय द वे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, ताकि जहां पे आपको कठिन शब्द लगे वहां पे आप इंग्लिश देख लीजिए। अब ये मत बोलिएगा कि कसम खा के बैठे कि सर इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, तो फिर यूपीएससी कैसे करोगे? यूपीएससी की लैंग्वेज में अगर मैंने देना स्टार्ट कर दिया कंटेंट को, तो शायद मेरे लिए भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना? जल्दी से कमेंट करके बताइए सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिएगा, टाइम नहीं लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी है अभी। किसी को भी डाउट है तो तुरंत पूछिए, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। सभी लोग कमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अब आते हैं डीबीटी पे, ठीक है। डीबीटी क्या है भाई? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कोई मिडिल मैन नहीं होगा, पैसा सरकार का पैसा डायरेक्ट जनता या जो टारगेटेड लोग हैं, लक्षित वर्ग हैं, उस ग्रुप तक पहुंचेगा, ठीक है। अब यहाँ भी एक सवाल देख लेते हैं, यहाँ भी छूटा है नहीं, यहाँ पे दिया गया डीबीटी तंत्र ने
भारत की कल्याणकारी वितरण प्रणाली को कैसे पूरा चेंज कर दिया है। अगर आप बोलिएगा चाहिएगा तो नए वाले जो मैगजीन जो है अप्रैल वाले में मैं आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे दूंगा, अगर किसी को हिंदी में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डीबीटी ने जो वेलफेयर, भारत की जो कल्याणकारी वितरण प्रणाली है, डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, उसको पूरा चेंज कर दिया है। कैसे, पहले तो ये सवाल, जबकि इसकी चुनौतियों को भी संबोधित किया, यानी कुछ चैलेंजेस है उस पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। सवाल समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा ये एक रफली आइडिया देने के लिए है। अब टॉपिक पढ़ लेते हैं। डीबीटी, ये एसबीआई की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार डीबीटी के माध्यम से महिलाओं को जो ट्रांसफर की गई है जो राशि है, $2 ट्रिलियन, जो $2 ट्रिलियन को पार कर गई है टोटल अमाउंट, यानी डायरेक्ट महिलाओं के खाते में गई है। एक फैक्ट मिल गया, एसबीआई का ये कहना है। ठीक है, तो आप इस फैक्ट को कहां कहां यूज कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण में यूज कर सकते हैं, सोशल इशू में कर सकते हैं, और इकोनॉमी का डीबीटी में यूज कर सकते हैं, ऐसे में यूज कर सकते हैं। 4 जगह मैंने बता दी, जल्दी जल्दी जितना मैंने बताया उसको लिख लीजिए, कहां कहां यूज किया जा सकता है। चलिए, तो अभी 8 राज्यों में बेसिकली जो टोटल जो राज्यों का जो राजस्व प्राप्तियों का 3 से 11% हिस्सा बनाते हैं, उसमें 2 लाख करोड़ 2.11 है लगभग रुपया दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट, यानी डायरेक्ट, कोई बिना कोई मिडिल मैन के। और रिपोर्ट में बताया गया कि ऑब्वियस है कि योजनाओं ने उपभोग बढ़ाने, डीबीटी से क्या हुआ, डायरेक्ट पैसा आने से क्या हुआ, उपभोग बढ़ा है, कंजम्पशन बढ़ा है, आर्थिक व्यय को प्रोत्साहित करने में सकारात्मक भूमिका निभाई गई है, विशेषकर लोअर मिडिल इनकम जो ग्रुप है या जो फैमिलीज हैं उनके लिए है। 2,000 रुपए किसी के लिए बहुत छोटी अमाउंट है, किसी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, चलिए, तो कुछ योजनाएं जो डीबीटी का की अगर हम बात करें, ये सब प्री के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट रहेगा, बट एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं केवल नाम, ओनली फॉर नेम। गृह लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में, ये सब यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है कि ये योजना किस राज्य की है। सुभद्रा योजना, तो केवल आपको योजनाओं के नाम लिखने हैं मेंस में। प्री में तो थोड़ा सा कि किस राज्य से संबंधित है ये भी, मेंस में राज्य वाज्य लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप राज्य लिख देते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो डीबीटी है क्या, तो डीबीटी का ऑब्जेक्ट था कि सब्सिडी और जो भी बेनिफिट्स हैं, 2 चीजें, एक तो सब्सिडी, दूसरा बेनिफिट्स, उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करना है बिना मतलब बिना किसी मिडिल मैन के, ताकि नहीं नहीं, पर अभी भी बहुत जगह पे सब्सिडी तो चल ही रही है ना, अभी भी सब्सिडी बहुत जगह चल रही है। अब जैसे कि गैस वाले में सब्सिडी दी जाती थी, अब सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है, तो लोग चिल्ला रहे हैं। मैं तो कहता हूं कूपन दिया जाना चाहिए और भी ज्यादा, मैं तो उसे एक कदम आगे की सोच रहा हूं। चलिए, तो कैश नगद ट्रांसफर भी किया जा रहा है, पेंशन छात्रवृत्ति वगैरह। तो ये जो पैसा है, जैसे छात्रवृत्ति जो है, ये कूपन के रूप में होना चाहिए, ये अलग से आप लिख सकते हैं, ये कूपन के रूप में होना चाहिए। किसान, पीएम किसान जो है वो ठीक है, वो आप नगद दे सकते हैं, पेंशन नगद दे सकते हैं, डायरेक्ट मतलब नगद का मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, कैश नहीं। क्या है, क्या है, हार्दिक, क्या है, हित धारक, हाँ, हित धारक के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचाना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे वस्तु आधारित में है तो उर्वरक सब्सिडी है, खाद्यान्न है, वितरण है, स्कूल भोजन है। ठीक है, तो कूपन दे दिया। अब कई बार लोग कहते हैं कि पैसा दे दीजिए, नहीं, पैसा वैसा नहीं, मालूम चला कि
फिर उसका मिसयूज होने लगता है ना। तो कुछ जगह पे जैसे छात्रवृत्ति कूपन का मतलब हुआ कि वो केवल और केवल उस संस्था, किसी संस्था को ही जा सकता है पैसा। हालांकि उसमें भी कुछ फ्रॉड हो सकता है, संभावना उसमें भी है, लेकिन जो लीकेज है उसकी संभावना कम रहेगी। उसका भी ऑडिट कर दिया जाए तो और भी अच्छी बात है। तो डीबीटी की कार्य प्रणाली क्या है बेसिकली? अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, इसको लिखने के लिए नहीं है। कि इसके लिए आपको कार्य किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वित्तीय प्रणाली जो है, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, इसके माध्यम से चाहे आधार के माध्यम से उसको भुगतान प्रक्रिया है डिजिटल साइन करके लाभार्थी सूची को मैनेज किया जाता है। जैम जो है, जैम वही जनधन खाता जो है, आधार और मोबाइल नंबर से लिंक कर दिया गया उसको। ठीक है। कई बार लोगों को अभी जो मार्केट में रूमर चल रहा है कि भाई आधार का मतलब होता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। नहीं, नागरिक नहीं है। जो 6 महीने से भी आपके देश में रह रहा है, हमारे देश में रह रहा है, उसको भी आधार इशू किया जाता है, पहली बात समझिएगा। टेम्पोररी भी आधार यूज हो, टेम्पोररी इसके लिए भी किया जाता है। तो आधार का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। चाहे उसके उस आधार के बेस पे आप अपना बैंकिंग अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है, घर रेंट पे ले लीजिए, बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इस देश के नागरिक हैं। टू बी ऑनेस्ट बता दे रहा हूं मैं। तो पहले ये दिमाग में जो मैंने बताया वो उसको समझ लीजिएगा। चलिए, ये बहुत मिसकंसेप्शन है हमारे देश में कि आधार का मतलब नागरिकता होती है। नहीं, आधार का मतलब नागरिकता नहीं होती है। ठीक है, आधार आपका कभी भी कैंसिल हो सकता है। वो सिर्फ आप इस देश में रह रहे हैं, उसका एक अकाउंट है और कुछ नहीं है। चलिए, बैंकिंग अवसंरचना। तो बैंकिंग बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के माध्यम से उसका यूज किया जा सकता है, भुगतान प्रणाली वगैरह से। मतलब आप जो बेनिफिशियरीज है उस तक लाभ पहुंचाया जाएगा। यूपीआई का एकीकरण कर दिया गया है। ठीक है। तो कोई स्कैन करके भी उसके फोन नंबर से ही सारा पेमेंट वगैरह सब हो जाएगा। तो ये पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों को आपस में कर दिया गया, सब्सिडी और लाभ का वितरण थोड़ा एम्पावर हो जाएगा। ठीक है। तो अचीवमेंट की बात करें तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये लिखा नहीं, इसको आंसर में नहीं लिखना है, कार्य प्रणाली नहीं पूछी जा रही है। ध्यान से समझिएगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपकी समझ के लिए। डीबीटी क्या है, अब इसकी अचीवमेंट क्या है, ये अब मेंस का पूरा ठोस पॉइंट आ गया आपके पास। अब ये डेटा आपको लिखना पड़ेगा मेंस में, नो इफ बट। डीबीटी आएगा तो ये लिखना पड़ेगा। तो आप इसको एकदम शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं कि भाई 16 से लेके अब तक है 450 अरब डॉलर जो है 900 मिलियन लोगों तक पहुंचाया गया है। केंद्र सरकार की 60% से अधिक जो सामाजिक कल्याण और सब्सिडी योजनाएं डीबीटी के तहत ही आती है। दो फैक्ट हो गए। कोविड के दौरान भी हुआ था, लाभार्थियों को मिला है। आप लिख सकते हैं कि कोविड के दौरान भी, अब ये डेटा तो याद रहेगा नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ 27,000 करोड़ रुपया, 11 लगभग 11.5 करोड़ लोगों को 27,000 करोड़ रुपया बांटा गया था कोविड के समय में, डीबीटी के ही माध्यम से बांटा गया है। राज्यों ने 180 योजनाओं के तहत लगभग 5 साढ़े 4 करोड़ लाभार्थियों को 9,200 लगभग 9,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया। आप ये एग्जैक्टली डेटा मत लिखिएगा, लगभग लग के करके आप लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात है? चलिए, वित्तीय समावेशन की बात करें तो भाई वित्तीय समावेशन का मतलब सबको सभी उस बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ जाए। तो उसके लिए जनधन अकाउंट खोला गया। जनधन अकाउंट 53 करोड़ लोगों का खोला गया है, यानी ऐसे लोगों का खोला गया है जिनके पास पहले अकाउंट ही नहीं थे। इसमें भी 67% जो खाते हैं वो सबसे ज्यादा, यानी 67% जो है ग्रामीण है और अर्ध शहरी क्षेत्रों में है। और उसमें भी 56% महिलाओं के नाम पर है। तो वुमेन का एम्पावरमेंट भी हो रहा है। अब इस पॉइंट को आप जनधन को वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ सकते हैं, इस पॉइंट को।
अभिषेक गौतम जी। इससे क्या ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि फर्जी लाभार्थी को हटाया जाना, 90 मिलियन फर्जी लाभार्थी हटाए गए, जिससे कि 40 अरब रुपए की बचत हुई। पारदर्शिता में सुधार, जैसे आप ये लिखते हैं, जैसे आपने कुछ ऐसे पॉइंट बनाया कि पारदर्शिता में सुधार। आज मैं वो एक आंसर चेक कर रहा था, किसी का था, शिवांगी जी का शायद था। तो चलिए अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। पारदर्शिता में सुधार, अब इसको लिख के छोड़ दिया गया। भाई नंबर क्यों मिलेगा? नहीं, गुलफ्शा जी का था शायद, आई थिंक। तो एग्जाम्पल दो भाई, हम कैसे मान लें? पारदर्शिता में सुधार के नाम पे आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि भाई 90 बिलियन जो है फर्जी लाभार्थी हटाए गए, 90 लाख, मतलब 1 करोड़ के आसपास हट गया। 90 मिलियन मतलब कितना हो गया? 9 करोड़ लोग। 9 करोड़ हो गया ना, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 90 मिलियन कितना हो गया? 9 करोड़ लोग हो गए। 9 करोड़ जो है फर्जी लाभार्थी हटा दिया गया, और जिससे कि 40 अरब रुपए की बचत हो गई। तो पारदर्शिता हो गई ना। जो लाभार्थी नहीं है, लाभार्थी बन के मुखौटा लगा के लूट रहे थे, बेनिफिट ले रहे थे, मैं तो कह रहा हूं कि भाई बहुत सारे जो अनौथ, एक तो ये करना पड़ेगा, प्लस जो बाहरी लोग आके जो बस गए हैं भारत में, उनका क्लीनिंग हो जाए, तो हमारे देश से शायद गरीबी हट जाए। या एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो 2-3% ही रह जाए, क्योंकि योजना का लाभ वहां तक नहीं, हमारे देश के गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, अब यहाँ पे आपने फिर से लिख दिया सामाजिक, ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग यूज नहीं कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, प्रभाव, ये लिखा आपने, 2 एग्जाम्पल दे दिए, कैसे? 2 ही दे दीजिए। तो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला, कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता मिल गई, यानी उर्वरक सब्सिडी और फसल बीमा होने लगी, तो आप ये लिख दीजिए खाली। महिला सशक्तिकरण, तो महिला जनधन खाते में जो ट्रांसफर हुआ वो बता सकते हैं आप। ये देखिए, ये वाला पॉइंट आप यहां उठा के ले आइए। एग्जाम्पल, कॉपी कट ही करना है, आंसर बहुत ही उम्दा हो जाएगा। लखपति दीदी योजना, बिल्कुल बिल्कुल, कोई केंद्रीय योजना का नाम दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। वैश्विक मान्यता तो मिली है, क्योंकि आईएमएफ ने इसको, किसको? डीबीटी को कहा है लॉजिस्टिक चमत्कार कहा है। डब्ल्यू बैंक ने ग्रामीण बैंक, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के घरों तक अगर जो लाभ पहुंचाने में इसकी सफलता की सराहना भी की, यानी डब्ल्यू बैंक ने, विश्व बैंक ने और आईएमएफ दोनों ने इसको सकारात्मक कदम कहा है सरकार का, सरकार के इस कदम को। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि ये डायरेक्ट नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब पर्दे के पीछे है, इसीलिए लगता है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा हमारे देश में, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। डीबीटी से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या क्या हैं, अब आते हैं चुनौतियों पर, बात कर लेते हैं। तो तकनीकी पर सहायता, तकनीक पर अतिरिक्त जो निर्भरता बढ़ने से क्या है, ये स्किल्ड वाली बात कर रहा है। तो शिक्षा स्वास्थ्य भी होना चाहिए, तो भाई स्किल पे फोकस करना, बट शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, प्रणालीगत समस्याओं को ये अनदेखा कर रहा है, गरीबी को महंगे निजी विकल्पों की ओर धकेल रहा है, ये बात तो है। इस सबको अब मोबाइल रखना पड़ेगा। अब मोबाइल में जो डेटा है वो बहुत, प्लान में बहुत महंगा है, और 2-2 सिम वाले तो अब तो सब लोग 2-2 सिम रखते हैं, और भी दिक्कत। फिर मोबाइल ऑपरेट होना चाहिए, बुनियादी ढांचा नहीं, ठगी का शिकार। अंग्रेजों ने जितना अभी तक हमसे लूट के नहीं ले जा पाए थे 200 साल में, वो सिर्फ 10 सालों में लूट के ये हैकर्स लेके जा चुके हैं। और कभी ना कभी कोई ना कोई अभी इसका शिकार हुआ ही हुआ है, मैं भी उनमें से एक हूं। डिजिटल ठगी का शिकार,
ठीक है। तो ये असमानता की जड़ को ये फौरी तौर पे बात तो कर रहा है, लेकिन संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल जो पॉवर्टी है और इनइक्वालिटी है उसको जड़ से खत्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसीलिए इसको कहेंगे अस्थायी समाधान। तो आप ये लाइन जब आप ये लिखिएगा चुनौती में, ऐसे समझिए, चुनौतियां लिखा आपने, या फिर इसको मैं इंग्लिश में लिख के दिखा रहा हूं, ऐसे समझिए, चैलेंजेस लिखा, तो आपने लिखा अस्थायी समाधान, ये लिख दिया आपने। खाली इतना लिखने से बात नहीं बनेगी, अब आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, ये कॉपी कट और कुछ नहीं करना है। और मुझे लगा था कि ये मैंने आप लोगों को जब दे रहा हूं ऑडियो फाइल, तो ये आप लोग खुद से कर पाएंगे, 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो आराम से होगा। लेकिन चलिए, सीमित पहुंच, अभी 2 लाइन है, काफी लंबी लंबी लाइन है, इसको आप थोड़ा छोटा कर लीजिए। बैंकिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है, इसलिए सीमित पहुंच है, काम खत्म हो गई। इसलिए बहुत सारे जो वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण एक और है, लाभार्थी को पूरा उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। पहचान संबंधी त्रुटि की बात करें तो केवाईसी की समस्याओं के कारण बहुत सारे इस योजना से बाहर हो गए थे, आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऑपरेशनल संबंधी जो समस्याएं हैं, लेन देन में विफलता या ट्रांजेक्शन जो है कई बार जो है फेल दिखा देता है, तो दूसरे के अकाउंट आपका पैसा कट गया, अब वो 7 दिन के बाद आएगा, 4 दिन के बाद आएगा। अभी आपको पेमेंट करना है, अब क्या करें आप, आपके पास मान लीजिए 100 रुपए थे और 100 रुपए का पेमेंट वो फंस गया, तो अब 4 दिन बाद होगा, अब एक्स्ट्रा पैसा कहां से लाओगे, प्रॉब्लम ये भी है। तो ऑपरेशनल संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी है। शिकायत निवारण की प्रणाली की कमी, यानी डिले होता है, कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए, यानी क्या किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड, जी बिल्कुल। तो भैया ऑनलाइन पात्रता, यानी जो पात्रता जो है उसको वेरीफाई कीजिए, बेहतर तकनीक का उपयोग किया जाए। कर्नाटक की कुटुंब योजना का नाम दिया जा सकता है, डीबीटी 3.0 कर दिया गया है। टारगेट लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए, असंगठित श्रमिक और हाँ जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उस पर ज्यादा ध्यान फोकस कीजिए। सुलभता में सुधार, यानी अवेलेबिलिटी जो है उस पर सुधार करने की गुंजाइश है इसमें भी। अब समझ में सभी को आ रहा है कि लिखना कैसे है। तो ये आरोप मत लगाइएगा कि सर हमने उसमें मेंटरशिप वाला प्रोग्राम हमने नहीं लिया, तो सर आप हमें आंसर लिखना नहीं बता रहे। मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। कॉमन जो सीएससी है, कॉमन जो सर्विस सेंटर है, और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, इसको और थोड़ा सा फैलाइए। अगर कोई एक एरिया में एक है तो 3 कर दीजिए। शिकायत निवारण को जल्दी से जल्दी सिंगल विंडो होना चाहिए ग्राम स्तर पर, और तुरंत रियल टाइम रिस्पॉन्स होना चाहिए, रियल टाइम डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैश्विक, अब ये वे फॉरवर्ड में वैश्विक प्रभाव नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे होगा क्या भाई, भारत को नागरिक कल्याण जो प्रणाली, ये करके हम क्या कर सकते हैं, ये कंक्लूजन में आप इसको लिख सकते हैं कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने से क्या होगा, भारत अग्रणी देश में के रूप में स्थापित होगा, और भारत को नागरिक कल्याण प्रणाली का एक वैश्विक मॉडल हम आगे बना पाएंगे फ्यूचर में। लोग हमें देख के, जैसे कि यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, ये तो पता ही हो गया होगा आपको। पहले हम सरकार को कोस रहे थे, आज सरकार की तारीफ हो रही है। क्लियर हुआ या नहीं। आरती जी, अब इसको आप घर पे, ये तो सुन लिया आपने, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपने घर में बैठ के इसको किया नहीं। कैसे लिख लोगे भैया, जरा हमें बताना।
अब इसको आपको पढ़ना होगा, जो वीडियो है इस वीडियो को फिर आपको जाके एक बार और सुनना पड़ेगा। किसी के लिए वो एक बार हो सकता है, किसी के लिए वो 2 बार हो सकता है, किसी के लिए वो 3 बार हो सकता है। मुझे नहीं पता कि किसकी कैसी रिक्वायरमेंट है। अब आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, मतलब एक लिख के दिखा दूंगा, एक कि कैसे इसी इसी कंटेंट से हम कैसे इसको लिख सकते हैं। एक बना के ये भी दे दूंगा, एक मॉडल टाइप का आंसर, ठीक है। लेकिन ये 10 बजे के बाद होगा, अभी आप उम्मीद मत कीजिएगा, ठीक है, कि अभी तुरंत 10 मिनट में दे दूं, नहीं पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। प्रीलिम्स के लिए मैंने बता ही रखा है, ये आपको खुद ही करना है। अब ये ना देकर मैं इसको अलग से टेस्ट फॉर्मेट में दे दूं तो आप मजे मजे से करोगे, अरे वाह मजा आ गया, इसका मैं 5,000 10,000 रुपया चार्ज कर दूं, आप खुशी खुशी दे दोगे। अभी ये फ्री में मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए आइए, ग्रामीण गैर कृषि अर्थव्यवस्था, यानी गांव में देश की 60% आबादी तो रह ही रही है, 60-65%, ऐसे 59% है, ठीक है। ऑफिशियली जो डेटा है, हालांकि 31% ही शहरों में निवास कर रही है, 2011 का जो डेटा है। लेकिन उसमें कृषि के अलावा गैर गैर कृषि अर्थव्यवस्था, यानी कि कोई पंचर की दुकान है, कोई छोटे परचून की दुकान है, कोई दूध बेच रहा, कोई अंडा बेच रहा, कोई मछली पालन कर रहा है, ठीक है। और भी जो छोटे मोटे उद्योग है वो चल रहे हैं, पापड़ अचार बन रहा है ना। जो टॉपिक ये है, प्रश्न क्या इसमें दिया गया है, देखिए यहां भी प्रश्न नहीं दिया गया, शायद नहीं दिया गया। चलिए तो मैं इसका भी प्रश्न दे देता हूं आप लोगों को बना के, ये मैं तुरंत दे दूंगा, आप उसकी चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए अब जल्दी से, अच्छा चलिए इसको रेड ही कर रखते हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल क्या है, पहले टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। ग्रामीण यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया। तो ग्रामीण युवा कम उत्पादकता और कृषि में कम लाभ के कारण गैर कृषि नौकरियों को प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी कि खेती जो है, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट। इस रिपोर्ट के हवाले से यह बताया गया है कि अब गांव के जो लोग हैं वो, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अधिकांश ग्रामीण युवा कम उत्पादकता और कृषि में लाभ भी कम हो रहा है, प्रोडक्शन भी कम और लाभ भी कम, इसीलिए अब मूव कहां कर रहे हैं, गैर कृषि नौकरियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अब खेती करना नहीं है, ट्रैक्टर चलवा लो यार, कुछ और ईटा भट्टा में काम कर लो, है ना। इस तरह की बातें आ रही। अब ये क्या दिखाता है, यानी खेती में से अब लोग कम जुड़ना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं, अब इसका दो डायमेंशन है, एक तो खेती में सुधार करना पड़ा होना चाहिए, दूसरा दूसरा डायमेंशन क्या है कि जिन क्षेत्रों में वो जा रहे हैं उसके लिए बहुत विकल्प मौजूद नहीं है। तो रिपोर्ट जो तैयार करने वाली संस्था है उसने बताया है, मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें कौन कौन शामिल है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्री। अब ये पूछा नहीं जाएगा ना, मेंस में लिखना है, पर ये प्री का पार्ट हो गया। निष्कर्ष क्या है, वो काम की चीज है कि 70% ग्रामीण युवा जो है कृषि को अब लाभकारी या आकर्षक, बहुत वो नहीं है कि खेती करने वाला किसान किसान बनना नहीं चाहते, प्रॉफिट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं तो मशरूम उगा लीजिए, केचुआ पालन कर लीजिए, मधुमक्खी पालन कर लीजिए, कुक्कुट उद्योग में चले जाइए, डेयरी फार्म में चले जाइए, करोड़ों का बिजनेस है, होता है वो तो, 10 किसान मिलके कर ले,
ठीक है, चलिए। तो बात यह कि हम ट्रेडिशनल वे में चाहते हैं, इंस्टेंट मनी चाहते हैं, प्रॉब्लम ये भी है। चलिए, तो ये अब आते हैं कि ये ग्रामीण गैर कृषि अर्थव्यवस्था ये किस चिड़िया का नाम है, यानी जो कृषि से हटकर हो। तो कृषि यानी फूड प्रोसेसिंग हो गया, अमरूद का बाग तो है, तो जेली बनाने का उसका फूड प्रोसेसिंग में चला जाए। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको बेचना हो। पर्यटन है, हस्तशिल्प है, बेकरी है, कियोस्क है, छोटे छोटा जो आप फॉर्म भरते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये छोटे मोटे व्यवसाय ही शामिल है। तो डेफिनेशन क्या है, तो वे आर्थिक गतिविधियां, अभी मेंस में लिख सकते हैं आप सीधा, बस इसी को उठा के आपको मेंस में लिखना है। अब ये डेफिनेशन याद होना चाहिए, अगर डेफिनेशन याद नहीं है तो फिर अब क्या है, प्रॉब्लम आपकी है, मेरी तो नहीं है। कुछ बच्चों का कहना है नहीं सर याद नहीं हो रहा है। भाई आज करेला आ गया खाने में, आपके पास चॉइस नहीं है, आप लोग बहुत मनमौजी आदमी टाइप के लोग, नवाब और क्या बोले राजा छोड़ गए आप लोगों को, राजा चले गए आप लोगों को छोड़ गए। आज मूड में नहीं है, आज पिज्जा और पास्ता खाने का मन है, व्हाइट सॉस पास्ता, रात में आइसक्रीम भी चाहिए, वेरी गुड। कभी ये मन किया कि आओ लाओ आज 10 क्वेश्चन एक साथ लिखे, ऐसा मन हुआ है? ये मन नहीं हुआ होगा कभी, बट आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। वे ग्रामीण क्षेत्र में, यानी वे आर्थिक गतिविधियां जो ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं लेकिन प्राथमिक कृषि उत्पादन से संबंधित नहीं होती। बस इतना ही लिखना था, ये इसका डेफिनेशन है। अब इससे ज्यादा आप क्या लिखोगे, बहुत आराम से हो जाएगा। और 2/3 जो ग्रामीण आय है इसी क्षेत्र से आती है, कृषि से नहीं आ रही है। और भारत का उद्योग क्षेत्र में अगर बात करें तो 50% से अधिक जो जो वैल्यू एडिशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही होता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं, यानी ये मेंस में भी आ सकता है, अगर आप लिख सकते हैं इसको। तो भारत में ये जो गैर ग्रामीण गैर कृषि जो अर्थव्यवस्था है इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, तो सरकार की पॉलिसी होती है, ऑब्वियस है। सरकार की पॉलिसी है, जैसे कि अशोक दलवाई समिति, इसने कहा था कि जो सरप्लस जो श्रमिक है उनको ट्रांसफर होना चाहिए, वो नौकरियों में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। यानी हमारी जो कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है, वहां पे डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। डिसगाइज का मतलब अदृश्य बेरोजगारी, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अदृश्य बेरोजगारी। यानी एक ही काम जो 2 लोग कर सकते थे उसमें 20 लोग लगे हुए, क्योंकि करने के लिए दूसरा कोई काम नहीं है। वो काम अगर 18 लोग नहीं करेंगे तब भी प्रोडक्शन उतना ही होना है। सरकारी पहल भी है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, नमो ड्रोन दीदी योजना जो है, ठीक है। और सरकारी प्रयास क्या क्या है, एक तो सरकारी नीतियों में ही अभी हम बात कर रहे हैं। शिक्षा और कौशल में बात करें तो उच्च शिक्षा का स्तर जो है गैर कृषि आय में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियस है कि पढ़ा लिखा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ाई करके आया ग्रेजुएट जो है वो हमसे ज्यादा कैपेबल है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर से ग्रेजुएट है, ढंग से पढ़ा है, कुंजिका और वो क्या बोलते हैं चैंपियन पढ़ के नहीं किया है, लिटरली बता रहा हूँ, वो अरबपति लोग हैं जो जिन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया बट करने की इच्छा शक्ति। फिर हमारी सोसाइटी भी आती है, तो बड़े परिवार कृषि में कम लेकिन RNFE में अधिक कमाते हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो खेती 2 बीघा जमीन है यार, कितना कर लेंगे, तो पूरा परिवार तो उसमें लग नहीं सकता, तो कोई दूसरा काम कर लो तो ज्यादा जाहिर सी बात है कि मैं 24 अगर मैं 10 क्लास भी ले लूं तो आज मैं कितना कमा लूंगा, लेकिन अगर वही 1 घंटे में जो सबसे ज्यादा पैसा है वो पैसा क्रिकेट में होगा या कोई ऐसी चीजों में बिजनेस में,
शेयर मार्केट में और भी ज्यादा, लेकिन वो धंधा नहीं है ना। बेसिकली धंधा मतलब जो आप बिजनेस कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कमाई है, ऑब्वियस सी बात है। सामान सस्ते में लाओ, महंगे में बेचो, यही बात है। तो अधिक कमाते हैं, इसलिए वो मूव कर रहे हैं। अब खेती किसानी छोड़ा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी अब कृषि में जो अनस्टेबिलिटी है कि भाई मानसून नहीं हुआ, आज मानसून 10 दिन लेट है, हालत खराब। जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई, फिर दिक्कत, सब्जी पूरा सड़ जाएगा, बर्बाद होगा। बाढ़ आ गई, और भी दिक्कत। ठीक है। तो सार्वजनिक व्यय की बात करें तो बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आरएनईपी को बढ़ावा देगा। ऑब्वियस बात है, सड़कें अच्छी होंगी, मोबाइल इंटरनेट का सुविधा अच्छी होगी, बिजली 24 घंटे मिले, कनेक्टिविटी हो, तो सरकार को क्या करना होगा? तो छोटे छोटे जो, जैसे एक जेरोक्स की दुकान पूरे गांव में एक है, तो सोचिए कि क्या हालत होने वाली है। लेकिन अगर वही 10 दुकानें हो तो लोगों को ज्यादा थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। और अवसंरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर को में डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और डायरेक्ट सवाल यहां से नहीं बनेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट 100% है। तो जब मैं कहता हूं कि 95%, 100% मेरा यूपीएससी में आ रहा है क्वेश्चन, जो मैच कर रहा है, वो इसी वजह से कह रहा हूं कि भाई ये सारी चीजें आप चेक करके देख लो। तो चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस है कि भैया अभी क्रेडिट की सीमित उपलब्धता है, सब लोगों को क्रेडिट कार्ड तो मिलता नहीं है। तो कृषि को संस्थागत ऋण का लाभ मिल जाएगा अगर हम ये दे दिया जाए तो। क्योंकि ये जो उद्यम है, अधिकांश जो गैर कृषि जो उद्यम जो है, वो व्यक्तिगत बचत यानी खुद का अपना पूंजी लगाओ, या फिर किसी साहूकार से पैसा लो। मैं अभिषेक गौतम के पास गया, भैया लाओ मुझे 2 भैंस खरीदनी है, 2 लाख रुपए लगेगा, लाओ दो मुझे। अभिषेक गौतम बोलेंगे चलो ठीक है, 20% ब्याज लगेगा, सालाना नहीं, महीना। बैंक हमको देगा नहीं, तो क्या करूं? समझ में आ रही चीजें? चलिए, कम प्रोडक्टिविटी, तो सिर्फ 13% ही उद्यम जो है आधुनिक है, बाकी सब तो पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनल वे में संचालित हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन कर नहीं पा रहे हैं। चक्की की दुकान, अगर मान लीजिए कोई हाथ से आटा को है, वो आटा बोल रहा हूँ, गेहूं को पीस रहा है, और एक बिजली वाला है, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? बिजली वाली की। अनौपचारिक रोजगार यानी अनफॉर्मल सेक्टर में रोजगार मिल रहा है, तो ये अनफॉर्मल नौकरी का अपना जो प्रोज एंड कॉन्स होता है, जो जो चैलेंजेस होते हैं कि कम आय होगी, अस्थिर होगा, खराब कार्य स्थितियां होंगी, सामाजिक सुरक्षा की कमी, कोई पेंशन और वो ग्रेजुटी नहीं मिलने वाली। कंस्ट्रक्शन वाले जो में जो काम करते हैं मजदूर, आर्थिक चक्र पर निर्भर होते हैं, यानी भाई कभी बिल्डिंग बन रही है तो काम है, बिल्डिंग नहीं बन रही तो काम नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि एक बिल्डिंग जो बनाया जाता है मजदूरों द्वारा, तो उसमें मजदूर का कभी उठा के देखिएगा इंडिया में कॉस्ट कितना है? सामान की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मजदूरी मजदूरी की बात कर रहा हूं। तो 10% से पूरे, मान लीजिए कि 10 लाख का मकान बना है, तो 70,000 का मजदूरी होगा बस। बहुत होगा तो वो 1 लाख का मजदूरी होगा, खत्म। 3 लाख का आपका, 2 लाख का आपका सामान लगेगा कंस्ट्रक्शन में, और बाकी का जो 7 लाख जो है, ये पूरा का पूरा शुद्ध मुनाफा है। और यही पैसा ब्लैक में चाहिए लोगों को। आज फ्लैट खरीदने जाइए और बोलिए कि हम पूरा फुल पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, वो लेगा, आप एक फ्लैट नहीं ले पाओगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, घटती आय स्तर, तो गैर कृषि परिवार की जो औसत औसत जो मासिक आय है, एक महीने की जो इनकम है, वो 11,438 है, जबकि कृषि परिवारों की आय जो है, मतलब कितना का अंतर है देख लीजिए। कृषि
परिवार की आय ज्यादा है, तो अब इनकी आय भी घटती चली जा रही है। तो इन सब के बावजूद जो है इसका अपना महत्व है, क्योंकि छिपे हुए बेरोजगारी जो है उसको कम करता है, मजदूरी संरचना में थोड़ा सुधार कर देता है ये। अब इसको आप खाली ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, बट ये पॉइंट पढ़ना होगा तभी तो ये लिख पाइएगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसी को रट ले रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। इसको भी समझिए, एक बार रीडिंग ले लीजिए, समझ कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखना ये है आपको महत्व। आय सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन, बिल्कुल। प्रवासन में कमी, यानी कि भाई दूर जहां अब जाके पलायन करोगे, अब पलायन भी कम हो गया है ना, पहले की तुलना में अब पलायन कम होते हैं। पहले तो पूरा गांव का गांव उठ के चला जाता था, अब ऐसा नहीं होता। ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, तो ये बेसिकली कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को औद्योगिकृत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलने का में मदद करता है ये। तो क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ काम किया है? पूरा मेंस का पॉइंट हो गया, अब ये प्री का भी है एज वेल एज मेंस के लिए भी है। मेंस में खाली आपको योजना का नाम लिखना है। तो भाई देखो, खादी और ग्राम उद्योग योजना आयोग जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है। पारंपरिक उद्योग की बात करें, स्फूर्ति है, उस्ताद है, अपने गांव में रही। बस आपको सिर्फ योजना के नाम को लिखना है। सरकार क्रेडिट समर्थन भी दे रही है, एसएसजी को दे रही है, नाबार्ड से लिंक कर दिया गया है, सीड भी देती है। अगर आपको गांव में उद्योग खोलना तो सीड भी दे देगी, नाबार्ड दे देगा। कौशल विकास के लिए बात करें तो दीनदयाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। और संरचना में सुधार के लिए प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान है, भारत नेट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मनरेगा भी मांग आधारित योजना है, कम से कम 100 दिन का तो फिक्स है अकुशल मजदूरों के लिए। तो अब इन सब के बावजूद क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? तो जवाब है बिल्कुल है। सुझाव दे सकते हैं कि भाई हमें क्रेडिट का और विस्तार करना चाहिए गांव में। अब जो शहरों में सब लोगों के घर घर जाके लोग, बैंक से भी फोन आता है कि चलो क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। क्यों ले लो भैया? तो जो जबरदस्ती यहाँ की जा रही है, गांव वालों को कोई पूछने नहीं जा रहा है। तो संस्थागत ऋण, यानी बैंक ऋण दे फॉर्मल तरीके से, माइक्रो फाइनेंस को मजबूत करने करके कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाए। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए 4% जो है खेती कृषि ऋण है, ठीक है। लेकिन बैंक को अधिकारियों की सांठगांठ से सबसे ज्यादा कृषि ऋण ही दूसरे धंधों में पैसा लग जाता है। ठीक है, कृषि के नाम पे दे देते हैं। तो रोजगार का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन जो है उसको बढ़ावा देना, चाहे वो नवीकरणीय ऊर्जा, खेत में काम नहीं हो रहा तो चलो यार 2 बीघा खेत है, उसको अगर हम वहां पे सोलर प्लेट लगवा लेते हैं, ठीक है, तालाब बनवा सकते हैं, ठीक है। रोजगार के विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है ना। तो डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, ये सुझाव है। क्योंकि घट रही है ना उनकी आय, जो गैर कृषि उद्योग की जो आय है वो कम हो रही है। अभी हमने देख लिया 11,500 रुपए है। मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, तो कृषि प्रसंस्करण को, निर्यात को बढ़ावा दीजिएगा, एमएसएमई और स्टार्टअप को समर्थन देना होगा, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी ना। बार बार डिमांड भी बढ़ेगी और फिर उससे रेवेन्यू जनरेट होगा फिर, है ना। इनफॉर्मल जो रोजगार को कंट्रोल करके रखना होगा, ताकि बेहतर कार्य स्थिति हो और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक जो पॉलिसी लेवल पे जो ढांचा है उसको डेवलप करने की जरूरत होगी। क्लस्टर आधारित विकास करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। क्लस्टर आधारित का मतलब औद्योगिक क्लस्टर। एक ये गांव है, इस गांव में 3 जगह हब बना दिया गया प्रोडक्शन के लिए। हब जब बड़े बड़े शहरों में हो सकता है तो गांव में क्यों नहीं हो सकता? तो इनोवेशन और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है ये क्लस्टर विकसित करके। जैसे अलीगढ़ का कत्ता आला है,
ठीक है, तो वो अलीगढ़ के लिए है, तो क्यों ना उसमें और ज्यादा निवेश किया जाए, ये गवर्नमेंट को चाहिए। पवन चक्की, बिल्कुल पवन चक्की, लाइट भी आ गई, आटा भी पिस जाएगा, मतलब गेहूं भी पिस जाएगा, जमीन से वो पानी भी निकल जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये सोच, बैठ के सोचना होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो मैंने उम्मीद की थी कि भाई थोड़ा सा ज्यादा किया जाए, लेकिन 3 से ज्यादा हो नहीं पा रहा है। चलिए, हम इसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 10 तारीख के बाद उम्मीद करते हैं कि कितना हो सकता है, लेकिन इसको फिलहाल तो 3 ही तक रख पाऊंगा, ठीक है। कोई सवाल है तो सवाल पूछ लीजिए। समझ में सभी को आ गया? अच्छे से समझ में आया? कमेंट सबका आना चाहिए। आप लोग 2000 लोग नहीं हैं, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग 2000 लोग पढ़ रहे हैं? आप लोग उसी गांव वालों की तरह बिहेव करते हैं कि भैया उस तालाब में या कुएं में दूध डालने को कहा गया तो सब लोग पानी डाल रहे हैं। नहीं, कोई ना कोई तो कमेंट कर ही देगा। सब लोग इंडिविजुअल अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपका यस सर या नो सर होना चाहिए। बाकी लोग ऐसे, और टीचर कहीं भी आप पता कर लीजिएगा या फिर जाके ज्वाइन करके भी देख सकते हैं। डाउट के लिए 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती है। क्लियर है? चलिए, तो कल हम इसी मुद्दे पे इसी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। दिसंबर का और जनवरी का भी लेके बैठिएगा, ठीक है। ये मैं तो लेके ही बैठा था, मुझे लगा कि ये खत्म हो जाएगा, तो देखते हैं। चलिए, ठीक है। ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। कोई सवाल नहीं है तो आप लोगों का?